अर्ली एजेस में इतना नी पेन बढ़ गया। चेन्नई अपोलो प्रेजेंट्स डॉक्टर बाबू की बोलছেন। पहले तो हम खेल कूद करते थे, आउटसाइड गेम खेलते थे। पहले जमाने तो मैकडॉनल्ड्स पिज्जा नहीं था। आज थोड़ा सेक ले लिया, कल थोड़ा कुछ पेन किलर ले लिया। We keep pushing ourselves with the pain. Any pain is bad. फार्मेसी जाएंगे तो 2 गोली दे देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। स्पोर्ट्स इंजरी और जिम इंजरी, कोई बोलते हैं फिजियोथेरेपी कराओ, कोई बोलते हैं सर्जरी करना पड़ेगा। प्रॉपर वार्म अप या ट्रेनिंग करे बिना ये करने से डैमेज ज्यादा होता है। कभी कभी आता है जॉइंट रिप्लेसमेंट, किसी किसी को करना पड़ता है। ऑल जॉइंट पेन्स डजंट नीड सर्जरी। कभी कभी किसी को लगता है रोबोट आएगा सर्जरी करेगा। पेशेंट्स भी ऐसे बोलते हैं सर आप ही करना है सर, रोबोट नहीं करना सर ऑपरेशन। सर्जन, रोबोटिक आर्म एंड कंप्यूटर, ये सभी कोऑर्डिनेशन से करने से प्रिसिशन अच्छा होता है। रिजल्ट्स 99% एक्यूरेसी होता है। पहले जैसे चलते थे वैसे ही चल पाएंगे। Same day we discharge the patient also. People with 85-90 years also now coming for surgery. कभी कभी की होल सर्जरी होता है। Pain उतना ज्यादा नहीं होता and easily they can walk on the same day. আমরা হাঁটাহাঁটি করি, দৌড়াই, সিঁড়ি ভাঙি, যখন তখন যা ইচ্ছা করি, খেয়াল করি না আমাদের পা কি বলছে। কখনো কখনো এই পাই হাঁটতে গিয়ে ব্যথা করে, কখনো হাঁটু ভাঁজ করতে গিয়ে সমস্যা, কখনো সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে বুঝতে পারি পা বলছে আর না। কেন এমন হয়, কখন হয়, আর হলে কি করণীয়, এই নিয়েই দ্য ওয়ার্ল্ড আরোগ্য আজাম ইতিহাস চেন্নাই অ্যাপোলো প্রেজেন্টস ডাক্তারবাবু কি বলছেন। এই এপিসোডে আমার সঙ্গে আজ রয়েছেন চেন্নাই অ্যাপোলো হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ট্রমা অ্যান্ড অর্থোপেডিক সার্জন এবং रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मदन तिरुवेंगदा। वेलकम डॉक्टर। Nice meeting you. राइट सर, आज हम हमारा जो दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है और क्या करना पड़ेगा इसके बारे में बातें करेंगे। तो मेरा जो पहला सवाल है वो है, अभी अर्ली 30s में हम बहुत सुनते हैं कि नी पेन हो रहा है। पहले हम यंग एज में ये सोचते नहीं थे, हम सोचते थे कि एजिंग होगा सब ठीक रहेगा, ऐसा बात। तो ये जो अर्ली एजेस में इतना नी पेन बढ़ गया, इसका वजह क्या है, आप कैसे देखते हो इसको? पहले तो नी जॉइंट पेन या सभी तो 70 इयर्स 80 इयर्स में होता है। अभी तो काफ़ी लोग यंग पीपल ही नी पेन होता है। पहले चीज़ तो हमारा लाइफस्टाइल होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस अभी तो काफ़ी डिफरेंट हो गया है। पहले तो हम खेल कूद करते थे, आउटसाइड गेम खेलते थे। अभी तो सब अंदर बाहर के कंप्यूटर, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जंक फूड, सेडेंटरी लाइफ हो जाता है और ज़्यादातर उससे जंक फूड खाते हैं। पहले ज़माने तो मैकडॉनल्ड्स पिज़्ज़ा नहीं था। हमारा माताजी क्या खिलाते हैं, पोस्टदार आकर हम खाते थे। अभी उसके वजह से वजन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो जॉइंट के लिए इतना वजन ही उठाना सही है। हम उससे भी ज़्यादा वजन जॉइंट को देंगे तो ईजिली वेयर ऑफ हो जाता है। आप एक एग्जांपल लेंगे तो एक गाड़ी में 4 लोग बैठते हैं, उसी गाड़ी में आके 10 लोग बैठेंगे, वजन वजह से गाड़ी खराब हो जाता है जल्दी। ये एक कारण है यंग एज पीपल में ज़्यादातर लोग जॉइंट पेन होता है। दूसरा होता है इंजरी के वजह से भी होता है और तीसरा वजह को कभी आर्थराइटिस, डिफरेंट वजह का आर्थराइटिस होता है, लाइक बात बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो डिफरेंट बात है। वो हेरिडिटरी होता है, वो तो किसी जनरेशन्स में जाता है, मगर काफ़ी लोग यंग पॉपुलेशन में आने के वजह होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सर ये पेन जो होता है, मान लीजिए नी पेन और कोई भी जॉइंट का पेन, वो एक दिन तो नहीं होता है, धीरे धीरे शुरू होता है और बढ़ते जाता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सह लेते हैं, ये तो मैनेजेबल है, आज थोड़ा सेक ले लिया, कल थोड़ा कुछ पेन किलर ले लिया, परसों बोला रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये जो वी कीप पुशिंग आवरसेल्व्स विद द पेन, तो इससे जॉइंट क्या कहते हैं, वो क्या खुश रहते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होता है? ओके, एक थिंग हम कहना चाहते हैं कि एनी पेन इज बैड। ओके, एक ऐसे सर दर्द हो गया, 2 गोली हो गया तो ठीक हो जाए, तो सर दर्द कंटिन्यूस होगा तो उससे प्रॉब्लम है। ऐसे ही जॉइंट पे भी अगर 1-2 गोली ले लिया ठीक हो गया तो डिफरेंट बात है, मगर कंटिन्यूस पेन रहेगा, 1-2 गोली और लेना है, 3 गोली लेना है, कंटिन्यूस गोली लेना है, तो समथिंग इज रॉन्ग। सो उस समय हम डॉक्टर को देखना पड़ेगा, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर को, वो पूरा असेस करेंगे, जांच करेंगे कि किस वजह से हो रहा है, वो उसके वजह से हम ट्रीटमेंट करेंगे तो अर्ली स्टेजेस में ही हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं या
फिजिकल थेरेपी करके या इंजेक्शंस देकर उसको ठीक भी कर सकते हैं। ओके, सो पेन का जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तभी डॉक्टर के पास जाना है, ये हाँ। मैनेज करना कोई अच्छा बात वो नहीं है। उचित बात नहीं है ना। सो काफी लोग अभी तो फार्मेसी जाएंगे तो 2 गोली दे देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। राइट सर, स्पोर्ट्स इंजरी और जिम इंजरी अभी बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि यंग जो जनरेशन है वो जिम पे जाते हैं, वजन उठाते हैं, ठीक से वार्म अप नहीं होता कुछ भी, तो नी पेन और फिर ऐसा कंधों के जॉइंट पे बैक पेन, बहुत इंजरीज हो जाते हैं। तो इंजरीज का रिकवरी कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा हमें? हमारे पास ना कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं रहता। कोई बोलते हैं फिजियोथेरेपी कराओ, कोई बोलते हैं सर्जरी करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही थोड़ा बिखरा हुआ है सब कुछ। और ये रिकवरी भी हम देखते हैं किसी का बहुत जल्दी हो गया और किसी लाइफ लॉन्ग तक वो लेके सह रहा है। तो ये जो स्पोर्ट्स इंजरी का जो रिकवरी, उसका प्रोसेस आइडियली कैसे होना चाहिए और इंडिया में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है? क्योंकि मेरा काफ़ी स्पोर्ट्स से संबंध है। सो आई एम ए स्पोर्ट्स सर्जन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। मैं खुद भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ, 1 या 2 घंटे बैडमिंटन खेलता हूँ। सो हमें वो जानकारी होना चाहिए स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में। सो किसी डॉक्टर को पास जाएंगे तो वो स्पोर्ट्स इंजरी का स्पेशलिस्ट है तो आपको जांच करेंगे। सो वो टेक्निक भी होता है। सो व्हेन यू आर प्लेइंग सम स्पोर्ट्स और एनीथिंग, वो टेक्निक अच्छा नहीं होगा तो इंजरी इज़ वेरी कॉमन। अगर जिम के बारे में सोचेंगे तो जिम में काफ़ी लोग तो ऐसे जाकर वजन उठाते हैं वो सभी। तो प्रॉपर वार्म अप या ट्रेनिंग करे बिना ये करने से डैमेज ज़्यादा होता है। सो यू नीड ए सुपरविजन टू डू दैट ऑन दैट, इवन इन जिम एक्टिविटीज ऑल्सो। सो गाइडेंस के बिना करेंगे तो इंजरी तो कॉमन है। हो गया, हो गया, इंजरी हो गया, अभी क्या करेंगे, वही बात है। अभी क्या करेंगे ना, लाइक शोल्डर इंजरी, और बैडमिंटन खेलते हैं या बॉलिंग खेलते हैं, इसकी वजह से ठीक नहीं हुआ तो समथिंग कॉल्ड एज लेब्रल टेयर और कफ टेयर कैन बी हैपनिंग ऑन दैट। उसके जांच करना है, ऑर्थोपेडिशियन या स्पोर्ट्स इंजरी डॉक्टर उसको जांच करते हैं और एमआरआई लेकर देखते हैं। अगर कोई सिंपल मस्कुलर प्रॉब्लम है तो वो फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। अगर वो डैमेज हो गया तो देन वी हैव टू इंटरवेन सर्जिकली। ऐसे ही वी हैव टू ट्रीट बिटवीन इंजुरीज ऑन दैट। उसके बाद ही देन टेक्स अ रिहेबिलिटेशन। ये नहीं कि वो सर्जरी हो गया वो ठीक हो गया, उसके बाद रिहेबिलिटेशन होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। राइट सर। सर, आपने जो जो ट्रीटमेंट अभी तक बोला उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह कभी कभी आता है जॉइंट रिप्लेसमेंट, किसी किसी को करना पड़ता है। तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट टर्म जब भी हम सुनते हैं बहुत भारी होता है, हमें लगता है पता नहीं कैसे होगा, हमें ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, लास्ट स्टेज होगा ये। तो एक्चुअली ये जॉइंट रिप्लेसमेंट मैजिक कैसे करता है, कैसे चेंज करता है ये किसी को लाइफ को? ओके, किसी को सर्जरी होता है तो किसी को भी डर होता है। सो एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि ऑल जॉइंट पेन्स डजंट नीड सर्जरी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो कब सर्जरी होता है? सो 3-4 पॉइंट्स हम बताना चाहते हैं कि जॉइंट पेन खूब होता है और चलने फिरने में भी दिक्कत होती है और उसके वजह से डे टू डे एक्टिविटीज़ हम नहीं कर पाते और काफ़ी लोग मेडिसिन लेते हैं जॉइंट पेन के लिए और उनका लाइफ स्टाइल भी बदल जाता है, घुटनों को ऐसे बेंड हो गए जाता है, डिफॉर्मिटी हो जाता है, तभी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। अगर ईयरली आर्थराइटिस होगा तो वी कैन डू सम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज और मेडिसिन से ठीक करता है। सो जॉइंट रिप्लेसमेंट अभी इट्स वेरी सेफ ऑपरेशन, अभी हम रोबोटिक की वजह से भी करते हैं, इससे काफ़ी लोग बढ़िया रिजल्ट्स होता है। सेम डे हम तो 24 आवर्स टू 48 आवर्स में ही पेशेंट चल के लायक हो जाते हैं। कोई रोबोटिक वजह से करने से प्रिसिशन ज़्यादा होता है, ब्लड लॉस कम होता है, इसके वजह से उनका रिहेबिलिटेशन भी जल्दी हो जाता है। राइट। सर, ये रोबोटिक सर्जरी ये सुन के और भी डर लगता है। कभी कभी किसी को लगता है रोबोट आएगा सर्जरी करेगा, कैसे रहेगा? तो रोबोटिक सर्जरी एक्चुअली में क्या होता है? आप इतना सर्जरी किए हुए हो तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को अगर खुल के बताएंगे। ओके, ये नाइस क्वेश्चन है, क्योंकि पेशेंट्स भी ऐसे बोलते हैं सर आप ही करना है सर, रोबोट नहीं करना सर ऑपरेशन। ये तो हम बोलते हैं रोबोट ऑपरेशन नहीं करता है, रोबोट इज असिस्टिंग द सर्जरी। रोबोटिक आर्म असिस्टेड सर्जरी होता है, ये टूल इस ए टूल ऑन दैट। पहले तो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करते थे, अभी रोबोटिक, ऐसे कंप्यूटर आ गया ना, ऐसे ही हमारे तरीके से रोबोटिक टूल आ गया, उससे प्रिसिशन अच्छा होता है।
पहले हम जांच करते थे, वी टुक ए CT स्कैन ऑन दैट, वो एवेलुएट करते हैं, हमें जांच मिलता है कि किस इम्प्लांट कैसे हम लगाएंगे और कैसे बोन कट करेंगे, एक मिलीमीटर के वजह से प्रिसिशन से होता है। सो उसके प्री प्लानिंग हो जाता है, पहले से हम घुटनों को जांच करने के पहले वो प्री ऑपरेटिव प्लानिंग होता है, वो कंप्यूटर वजह से करते हैं, और इंट्रा ऑपरेटिवली सर्जरी के वजह से वो उसको फीड करते हैं रोबोटिक को इंफॉर्मेशन सभी, एंड देन वो इंफॉर्मेशन फीड कर, वी हैव टू कोऑर्डिनेट बिटवीन ऑल दिस थ्री, सर्जन, रोबोटिक आर्म एंड कंप्यूटर। ये सभी कोऑर्डिनेशन से करने से प्रिसिशन अच्छा होता है। एंड रोबोटिक कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये बड़ा इंसिशन होता है, अगर रोबोटिक में करेंगे तो इतना छोटा सा इंसिशन से ही रोबोटिक आर्म असिस्टेंट वो किसी जगह से बेंड करके जा सकता है। सो दैट मीन्स इट्स स्मॉल इंसिशन इटसेल्फ वो कर सकते हैं वो ऑपरेशन को, और भी फ्लॉलेस होता है। राइट, सो रिजल्ट्स 99% एक्यूरेसी होता है। राइट सर, ये रिजल्ट को लेके भी डर रहता है, स्पेशली विल आई बी एबल टू वॉक लाइक नॉर्मली, पहले जैसे चलते थे वैसे ही चल पाएंगे, ये क्वेश्चन एक एक्सपेक्टेशन रहते हैं और लोग सोचते हैं रियलिटी कुछ और होगा, तो कोई फर्क है क्या इस दोनों में, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में? रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में ये नहीं कि पूरा नी ही रिप्लेसमेंट हो सकता है, अगर आपको घुटनों में एक साइड में ही प्रॉब्लम है तो उस साइड को ही प्रिसिशन से रिप्लेसमेंट करते हैं, वो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं इंस्टेड ऑफ फुल रिप्लेसमेंट। सो इस तरह से करने से पार्शियल रिप्लेसमेंट तो सेम डे वी डिस्चार्ज द पेशेंट ऑल्सो, इवन इन टोटल नी रिप्लेसमेंट सेम डे दे वॉक एंड गो ऑल्सो। थोड़ा रिहेबिलिटेशन चाहिए, किसी ऑपरेशन के बाद थोड़ा रिहेबिलिटेशन चाहिए। ये नॉर्मल कन्वेंशनल में 5 to 7 days हॉस्पिटल में ठहरेंगे, ये इस ऑपरेशन में 2-3 दिन में ही छुट्टी हो जाता है उनको, वो अपने खुद का काम कर सकते हैं कि जैसे कि चलना, सीढ़ी चलना या टॉयलेट जाना, वो सभी हॉस्पिटल में 2-3 days के अंदर ही हम ट्रेन कर देते हैं। सम पीपल हैव दिस सपोर्ट फॉर वॉकिंग, वो भी 1 or 2 weeks में उसके बिना ही वो खुद चल सकते हैं। और इसके वजह से काफ़ी लोग एज्ड पॉपुलेशन भी किसका डर था कि ऑपरेशन अच्छा होगा या नहीं है, आई हैव सीन पीपल विथ 85-90 years also now coming for surgery and getting better and going right with this they are walking and like everything going on there. Even in very tough patients, obese patient, किसका वजन ज़्यादा है, कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट थोड़ा कठिन है, तो इसके वजह से रोबोटिक वजह से हम उसका भी ऑपरेशन सही तरह से कर सकते हैं। राइट सर, ये जो स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में हम बात किया अभी, तो इसमें हमने सुना है कभी कभी की होल सर्जरी होता है, ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी जिसको स्पेसिफिकली कहते हैं की होल, तो ये की होल सर्जरी क्या होता है, स्पोर्ट्स इंजरी कैसे ठीक करते हैं? काफ़ी तरह लोग हम नी के बारे में पहले बात करें, नी और शोल्डर इज़ अ वेरी कॉमन इंजरी ऑन स्पोर्ट्स इंजरी। सो नी में कॉमन इंजरी खेल कूद में होते तो ACL इंजरी हो जाता है, मेनिस्कस इंजरी होता है। पहले पुराने ज़माने तो पूरा काट कर करना पड़ता था, अभी तो की होल सर्जरी से ही हम ठीक कर सकते हैं। अगर नी लेंगे तो छोटा सा छेद, अगर एक छोटा सा 1 centimeter से छेद से यहाँ 2 छेद लगाकर वो कैमरा घुसेंगे, कैमरा घुसेने से हमको पूरा अंदर का सब जानकारी मिलता है, और दूसरा पोर्टल से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। लाइक वी कैन टेक ए ग्राफ फ्रॉम हियर एंड देन रिकंस्ट्रक्ट द ACL लिगामेंट, और मेनिस्कस रिपेयर हो गया तो उसको भी छोटा सा छेद से हम कर सकते हैं। इससे एडवांटेज क्या होता है ना, क्योंकि वो छोटा सा छेद होने के कारण पेन उतना ज़्यादा नहीं होता, एंड ईजिली दे कैन वॉक ऑन द सेम डे, डिस्चार्ज भी डे केयर में ही कर सकते हैं, वो एक बात है। शोल्डर इंजरी लगेंगे तो ऐसे ही बात है, शोल्डर में छोटा छोटा से लगा कर कैमरा डाल कर उसको भी हम ठीक कर देते हैं। सो लाइक कफ रिपेयर और रोटेरा कफ इंजरी और लेब्रल टायर, वो ही कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है, उसको भी ऑर्थोस्कोपी से ही ठीक कर देते हैं। सर, अगर किसी को ये जॉइंट रिप्लेसमेंट तक नहीं जाना, आज से ही उसको केयर करना है, घुटनों का केयर करना है, और कुछ भी लाइफस्टाइल के बारे में आप पहले ही अब शुरू ही किए कि हमारे लाइफस्टाइल बिगड़ गया, तो कैसे उसको ठीक रखना है जैसे हमारा सारा जॉइंट फिट एंड फाइन रहे, उसके लिए कुछ टिप्स अगर हमारे ऑडियंस को आप दे देंगे तो। वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जॉइंट का एक न्यूट्रिशन होता है, वो न्यूट्रिशन कैसे जॉइंट को मिलता है, कार्टिलेज स्पेशली कार्टिलेज,
कार्टिलेज के लिए ब्लड वेसल्स नहीं है और नर्व एंडिंग्स भी नहीं है। ब्लड वेसल के बिना कार्टिलेज कैसे जिएगा, वो सेल्स सभी कैसे जिएगा? वो एक तरह का फ्लूइड होता है, साइनोवियर फ्लूइड, उससे ही वो न्यूट्रिशन अब्जॉर्व कर देता है। अगर हम सेडेंटरी लाइफ रहेंगे और मोशन नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे जॉइंट को, वो फ्लूइड चलता नहीं अंदर। सो उसके वजह से क्या होता है, ड्राइनेस हो जाता है और कार्टिलेज डैमेज होता है एक बार। दैट इज अ लाइफस्टाइल अगेन। सो फॉर दैट रीजन एटलीस्ट डू सम एक्सरसाइजेस ऑन दैट, लाइक वॉकिंग एक्सरसाइजेस, कीप योरसेल्फ एक्टिव। एक्टिव रहना चाहिए, वो एक बात है। बिना एक्टिव के बिना क्या होता है, बोन्स अभी कमजोरी हो जाता है, वो ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। वो यंग पॉपुलेशन से ही ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप योर बोन strong, means you have to be active in exercise. Right. More exercise and you do, the more circulation goes to your bone, and then nutrition also it goes, calcium और vitamin D बढ़ जाता है। ये एक बात है। और दूसरा बात है, हम पहले भी बोल चुके हैं कि जंक फूड खाते हैं, ओबेसिटी बढ़ जाता है। That also you should have a dietary control. एक्सरसाइज और डाइटरी कंट्रोल से ज़्यादातर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। That is very important for young age population, I would advise now. রাইট, থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের শরীর মাঝে মাঝে আমাদের সতর্ক করে একটা ছোট্ট সংকেত দিয়ে। সংকেতটার নাম ব্যথা। ব্যথা মানেই কিন্তু সতর্ক হতে হবে এবং বুঝতে হবে আমাদের শরীর আমাদের কিছু বলতে চাইছে। সেটা আমরা যত তাড়াতাড়ি শুনবো, যত তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে দেখা করব, কনসাল্ট করব, ট্রিটমেন্ট করব, ততই আমাদের শরীরের জন্য উপকার। আজকের এই এপিসোড সম্পর্কে যদি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকে, আপনারা যদি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট বা অর্থোস্কোপির কোনো ব্যাপারে কোনো কিছু জানতে চান, তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে চেন্নাই অ্যাপোলোতে যোগাযোগ করতে পারেন। এই এপিসোড আপনাদের ভালো লাগলে লাইক করুন, কমেন্টে মতামত জানান, অবশ্যই শেয়ার করুন। ততক্ষণ দেখতে থাকুন দ্য ওয়াল, কারণ খবর এখন এখানেই।